आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मिल ही गए सनम भाग 8। पर मेरी खुशी चंद पलों की ही थी, क्योंकि तुम्हारी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। बिना मुझसे पूछे, बिना मिले, बिना कोई बात किए छोड़ गई। तो बस ये नोट जिसमें लिखा था, अपना और श्रद्धा का ख्याल रखना। बताते हुए शरद जी का गला रुंध गया और आंखें अविरल बहने लगी। श्रद्धा के भी आंसू फिर से बह चले। आज उसे अपने पिता की पीड़ा का एहसास हो रहा था। तुम्हारी उपस्थिति हर पल मुझे ममता के नहीं रहने का एहसास कराती थी। इसीलिए मैं कभी तुम्हें अपने सामने नहीं रखता था। मैं मर भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हारा ख्याल तो मुझे रखना ही था, चाहे दूर रहकर ही सही। बस तुम्हें जिम्मेदार बनाकर मैं जल्द से जल्द मुक्ति पाना चाहता था। मुझे बेहद खुशी हुई जब मुझे अपनी बीमारी का पता चला। उस दिन मैंने अपने मन से सारा मेल हटा दिया। बस तुम्हारे बारे में सोचा, अपनी बेटी के बारे में, मेरी और मेरी ममता के प्यार की निशानी के बारे में। और इसीलिए मैंने तुम्हें कनाडा आने के लिए कहा। दिल तो मेरा भी हमेशा तड़पा है तुम्हें गले लगाने को, तुमसे बात करने को। पर तब तक तुम मुझसे बहुत दूर हो चुकी थी। फिर एक दिन युवराज का फ़ोन आया और उससे पता लगा कि तुम बिना किसी को बताए चली गई हो। मुझे माफ़ कर दो बेटे, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। फिर भी मैंने तुम्हें सज़ा दी। ऊपर जाकर ममता को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, कि जिस बच्चे के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी, मैं उसे प्यार तक नहीं दे पाया। शरद जी ने गिड़गिड़ाते हुए श्रद्धा के सामने हाथ जोड़कर कहा, नहीं पापा, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मैं हमेशा खुद को ही अकेला समझती थी, कभी सोचा ही नहीं कि आप कितने तन्हा हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से। श्रद्धा शरद जी के हाथ पकड़कर बोल ही रही थी कि शरद जी ने उसे रोकते हुए कहा, दोबारा ये कभी मत कहना, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो कुछ तो ममता का एक गलत निर्णय लेने की वजह से हुआ, और कुछ नियति थी। अगर एक बार वो मुझसे बात करती तो शायद आज वो भी जिंदा होती और तुम भी हमेशा हमारे साथ होती। युवराज को सब बताते हुए श्रद्धा अपनी यादों से बाहर आई। एक बार फिर वो उन पलों को जी आई और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। युवराज ने भी उसे नहीं रोका, बस नम आंखों से उसे देखता रहा। पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और बुआ जी ने एक बार फिर पापा से रिश्ता तोड़ लिया। 2-3 दिन बाद ही वो भी चले गए माँ के पास। उन्हीं पैसों से मैंने ये हॉस्पिटल बनाया है और संजू के साथ अपने और 3 कॉलेज फ्रेंड्स को लेकर यहाँ काम शुरू किया। अपनी पूरी बात कर श्रद्धा ने अब युवराज की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। आज प्यार का एक और रूप जाना है। सचमुच तुम्हारे पापा बहुत प्यार करते थे उनसे, और साथ ही बहुत प्राउड है मुझे तुम पर श्रद्धा। तुम्हें देखकर तुम्हारे माँ पापा भी बहुत खुश होंगे, वो देखो। श्रद्धा के आंसू पोंछते हुए युवराज ने उसे ऊपर देखने का इशारा किया। आसमान में 2 टिमटिमाते तारों को बेहद नज़दीक देखकर श्रद्धा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आपको पता है युवराज, मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हूँ। पापा ने मुझे उनकी एक फ़ोटो भी दी है। मेरे लिए तो बस वही सारी प्रॉपर्टी है। श्रद्धा की आंखों में फिर से आंसू अपनी जगह बनाने लगे, पर इस बार युवराज ने उन्हें रोक लिया। बस श्रद्धा, अब और नहीं, कहते हुए युवराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आज श्रद्धा अपने माँ पापा को बहुत मिस कर रही थी। उसकी ज़िंदगी में उनकी कमी हमेशा रही, जिसे कोई भी नहीं भर सकता था, युवराज भी नहीं। पर वो उसे कम ज़रूर कर सकता था अपने प्यार से। उसकी बाहों में वो हमेशा ही खुद को महफूज पाती थी। शायद यही वजह थी कि चेहरे पर सूखे आंसू के निशान के साथ वो युवराज की बाहों में ही सो चुकी थी। अब युवराज को आभास हुआ कि वो सो चुकी है, तो उसने धीरे से उसे चटाई पर लेटाया और अपने हाथ का तकिया बनाकर उसका सर उस पर रख दिया। उसके पास लेटा वो कुछ देर तक उन आंसुओं के निशान को देखता रहा। फिर खुद से ही बोला, माँ को तुम्हें अपनाना ही होगा श्रद्धा। इस बार मैं तुम्हारी माँ को तुमसे दूर नहीं होने दूंगा। श्रद्धा के माथे को चूमकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आधी रात को जब ठंड लगने लगी तो युवराज की नींद खुली। श्रद्धा को अपने पास सुकून से सोते देख उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। ठंड की वजह से श्रद्धा भी उसमें सिमट रही थी। युवराज अपनी मर्यादा जानता था। उसने श्रद्धा को अपनी बाहों में उठाया और नीचे लेकर उसके कमरे में लिटा दिया। उसे कंबल उड़ाकर वो जा ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, दरवाज़ा बंद करते हुए जाना युव। शिप्रा ने उसे बिना देखे लेटे हुए ही कहा तो युवराज झेप गया। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल गया और शिप्रा के फेस पर स्माइल आ गई। आंखें बंद किए ही श्रद्धा भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि नींद तो उसकी तभी खुल गई थी जब युवराज ने उसे अपनी गोद में उठाया था। पर वो भी मौके का फ़ायदा उठा रही थी। संजू का घर।
सभी नाश्ता करने के लिए टेबल के चारों ओर बैठे संजू के आने का ही इंतजार कर रहे थे कि तभी गुनगुनाते हुए संजू सीढ़ियों उतरने लगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। संजू ने टेबल पर बैठते हुए सबको विश किया। सबकी नजरें उस पर ही थी, खासकर मीना जी की। क्या बात है भैया, आज बड़े खुश लग रहे हो। लड़की ने हाँ कह दी क्या? संजू के पास बैठते हुए उसकी भाभी नेहा ने उसके कान में धीरे से कहा। आपको कैसे पता? संजू ने हैरान होते हुए धीरे से पूछा। मतलब सच में? मैंने तो बस तुक्का मारा था। नेहा ने थोड़ा सा जोर से उछलते हुए कहा। क्या हो रहा है यहाँ? कोई हमें भी बताएगा? मीना जी ने कड़क आवाज में पूछा। कुछ नहीं मॉम, जनरल बात कर रहे हैं। नेहा का हाथ पकड़ उसने बोलने से रोकते हुए संजू ने कहा तो नेहा उसे आश्चर्य से देखने लगी। अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ, अनंत ने उठते हुए कहा और सबको बाय बोलकर चला गया। मॉम, क्या आप आज दिन में फ्री हैं? संजू ने भी उठते हुए पूछा तो मीना जी उसे देखने लगी। हाँ, आज तो मैं घर पे ही हूँ, बोलो कुछ काम है? मीना जी ने बैठे हुए ही पूछा। तैयार रहिएगा, मैं आपको लेने आऊँगा, संजू ने मीना जी से कहा। फिर अपनी भाभी से मुस्कुराते हुए बोला। हम दोनों लंच बाहर ही करेंगे भाभी, तो आप देख लीजिएगा। जी भैया, बोलते हुए नेहा भी मुस्कुरा दी। वो समझ रही थी कि संजू अपनी मॉम से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता है। फिर संजू भी सबको बाय बोलकर बाहर निकल गया और मीना जी अभी गहरी सोच में बैठी थी। शिप्रा अपना बैग लिए दरवाजे पर खड़ी अर्जुन को देख रही थी। श्रद्धा कभी अर्जुन को तो कभी शिप्रा को देख रही थी और युवराज कार के पास खड़ा उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। एक काम कर, तू अर्जुन को भी साथ ले जा, युवराज ने अंदर आकर उसे व्यंग्य में कहा। है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है, कब से एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। वहाँ फ्लाइट निकल गई तो आराम से देखते रहना फिर, श्रद्धा ने भी उसे डपटते हुए कहा। अर्जुन अगर ठीक होते तो ले ही जाती, और तुझसे तो मैं तब तक बात करूंगी जब युवराज दिल्ली आएगा, शिप्रा ने भी मुंह बनाते हुए कहा तो श्रद्धा थोड़ा उदास हो गई, जिसे युवराज ने भी देख लिया था। मजाक कर रही हूँ यार, अब ऐसी शक्ल मत बना। श्रद्धा को उदास देख शिप्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा। अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगे हुए ही कहा। अर्जुन के लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जानती हूँ तू अच्छे से ध्यान रखेगी उनका, पर साथ में अपना भी रखना। श्रद्धा से अलग होकर शिप्रा ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। दोनों दोस्तों की आंखें नम थी। शिप्रा ने फिर अर्जुन के पास आकर कहा, खाने के लिए श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल मत करना, सारी दवाइयाँ समय से लेना और अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। बोलते हुए शिप्रा का गला भर आया तो अर्जुन ने भी उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। अगर दिल ना लगे तो कल ही वापस आ जाना, अर्जुन ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो शिप्रा ने भी बिना कुछ कहे अपना सर हिला दिया। कुछ तो शर्म कर लो भाई, सामने खड़ा है और तुम दोनों लगे हुए हो, युवराज ने माहौल को हल्का करने के इरादे से कहा। अच्छा बच्चू, अब तू जाना श्रद्धा के पास, तब बताता हूँ भाई होना क्या होता है, शिप्रा से अलग होते हुए अर्जुन ने कहा तो युवराज झट से श्रद्धा के पास आ खड़ा हुआ और मुंह बनाते हुए बोला। अबे साले, मजाक कर रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा था कि जल्दी करो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। युवराज ने ऐसे बोला कि बाकी सबको भी हंसी आ गई। फिर शिप्रा का सामान लेकर युवराज उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने चला गया। युव, तू 2 दिन बाद जा सकता है, शिप्रा ने कार में सामने की ओर देखते हुए ही कहा। क्यों? युवराज ने उसे हैरानी से पूछा। हम दोनों एक साथ गए तो श्रद्धा और अर्जुन अकेले हो जाएंगे, 1-2 दिन में वो भी थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, फिर चले जाना, शिप्रा ने युवराज की ओर देखते हुए कहा। श्रद्धा का उतरा हुआ चेहरा याद कर युवराज को भी यही ठीक लगा। बहुत समझदार हो गई है मेरी छोटी सी गुड़िया, युवराज ने उसे छेड़ते हुए कहा। युव, प्लीज डोंट कॉल मी दैट, शिप्रा ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर दोनों हंस पड़े। युवराज ने काम का बहाना बनाकर अपनी माँ को 2 दिन बाद आने का कह दिया, हालांकि उसे सचमुच बहुत काम था। उसने जब श्रद्धा को बताया कि वो आज नहीं जा रहा तो वो भी खुश हो गई। दिन में संजू अपनी माँ को लेने के लिए घर आ गया था। उसकी माँ भी रेडी थी तो दोनों ही वक्त पर वहाँ से निकल गए। हम जा कहाँ रहे हैं संजू? मीना जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। लंच पर मॉम बताया तो था, संजू ने सामने देखते हुए ही कहा। पर बात क्या है ये तो बताओ, मीना जी ने संजू की तरफ देखते हुए पूछा। वो ही बताने तो आपको ले जा रहा हूँ, संजू अब भी सामने ही देख रहा था। कुछ ही देर में दोनों एक छोटे से फैमिली ढाबे के सामने थे। मीना जी को इस ढाबे का खाना बहुत पसंद था। कई बार वो यहाँ अपने पति के साथ आया करती थी। उनके जाने के बाद मीना जी ने अपने सारे शौक और पसंद अपने अंदर ही दबा लिए। उस ढाबे को देखकर मीना जी की आंखें डबडबा गई।
उनकी आंखों के सामने से वो सारे पल गुजर गए जब वो यहाँ अपने पति और छोटे से अनंत और संजू के साथ आती थी। संजू, फर्राए गले से मीना जी ने बोला तो संजू ने उनकी आंखों से बह आए आंसू को पोंछते हुए कहा, अंदर चले। मीना जी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला दी। अंदर आकर दोनों एक टेबल पर बैठ गए तो संजू ने पहले से बुक की हुई थी। मीना जी चारों ओर नजरें घुमाते हुए ढाबे को देख रही थी। पहले से कितना बदल गया है ये। पहले छोटा सा था, अब आसपास की जमीन लेकर बड़ा कर दिया गया। बाहर बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत से झूले और स्लाइड्स लगा दी थी। मीना जी को याद आया कि एक बार उनके पति ने ही यहाँ के मालिक को सजेशन दिया था कि यहाँ बच्चों की भी खेलने की व्यवस्था करें और तो और अच्छा होगा। उसके बाद वो तो यहाँ कभी नहीं आए, पर शायद उनका सजेशन मान लिया गया। इंटीरियर भी काफ़ी बदल गया था, पर जो चीज़ नहीं बदली थी वो था यहाँ का नाम, उसे लिखने का तरीका और सबसे खास यहाँ का स्वाद। मीना जी ने दाल का चम्मच मुंह में रखते हुए सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। कैसा लगा माँ? संजू ने मीना जी को खोए देख पूछा तो मीना जी ने अपनी आंखें खोली। बिल्कुल पहले जैसा, स्वर्ग जैसा, मीना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। संजू अपनी माँ को खुश देखकर बहुत खुश था। खाना खाकर दोनों बाहर बने झूले पर आ बैठे। अब बताओ बात क्या है? मीना जी ने सामने फैली खास को देखते हुए कहा। मॉम, मैंने बताया था ना कि मुझे एक लड़की पसंद है, संजू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा तो मीना जी उसकी ओर देखने लगी। तो तुमने उसे बता दिया? मीना जी ने पूछा। हाँ, संजू ने भी अपनी गर्दन झुकाते हुए जवाब दिया। तो क्या कहा उसने? मीना जी ने थोड़ा विचलित होते हुए पूछा। लबों से तो कुछ नहीं कहा, पर आंखों ने उसकी हाँ कहा। संजू ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी हम आंखों की भाषा नहीं पढ़ पाते हैं संजू, वो धोखा भी दे देती हैं। मीना जी ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी आंखें नदी सी साफ है माँ, उनमें अपने आप को मैं साफ देख सकता हूँ, संजू ने रत्ना की आंखों को याद करते हुए कहा। मीना जी अपने बेटे को देख मुस्कुरा दी। मुझसे क्या चाहते हो? मीना जी ने उसे देखते हुए ही पूछा। बहुत सीधी है वो, खुद अपने पापा से कभी नहीं कह पाएगी कि वो किसी को पसंद करती है, संजू ने मीना जी के घुटनों में बैठते हुए कहा तो मीना जी को हंसी आ गई। और तुम बहुत ही बेशर्म हो, मीना जी ने संजू का कान पकड़ते हुए कहा। अरे, किसी को तो पतवार संभालनी पड़ेगी ना, वरना मेरे प्यार की नैया पार कैसे लगेगी, संजू ने कान पर अपना हाथ मलते हुए कहा। अच्छा, पहले नाम तो बताओ और फोटो भी दिखाओ मुझे, मीना जी ने कहा। फोटो तो नहीं है मेरे पास, पर उसका नाम रत्ना है, रत्ना शुक्ला, संजू ने बताया तो मीना जी ने विचलित होते हुए पूछा। उसके पापा का नाम क्या है? नरेन शुक्ला, संजू ने सोचते हुए कहा। अब मीना जी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। खुशी की जगह उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। क्या हुआ मॉम, आप जानती हैं उन्हें? संजू ने पूछा तो मीना जी अपने चेहरे पर छोटी मुस्कान लाते हुए बोली। नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी, अब घर चले, काफ़ी देर हो गई है। संजू को कुछ अजीब लगा, पर उसने अभी कुछ न कहना ही ठीक समझा और गर्दन हिलाते हुए मीना जी के साथ कार में आ बैठा। काश कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो और ये रत्ना वो रत्ना ना हो। अगर ऐसा हुआ तो संजू का दिल टूटना तय है, क्योंकि वो लोग इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। खिड़की के बाहर देखते हुए ही मीना जी सोच रही थी। कोई टेंशन है मॉम? अपनी माँ को परेशान देख संजू ने पूछा। उसे देख मीना जी ने नाम में गर्दन हिला दी और मन ही मन बोली। तुम नहीं जानते संजू, अनजाने में तुमने किसका दिल तोड़ा है। शिप्रा ने अर्जुन को फ़ोन पर अपने पहुंचने की खबर कर दी थी और उससे कहा, यहाँ से सीधा ऑफिस ही जा रही हूँ तो रात को फ़ोन करूँगी। कोई बात नहीं, तुम अपना काम संभालो, मैं इंतज़ार करूँगा, अर्जुन ने प्यार से कहा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, बाय, बोलकर शिप्रा और अर्जुन दोनों ने फ़ोन रख दिया। शिप्रा जब बेंगलोर अपने ऑफिस में पहुंची तो वहाँ की हालत देखकर दंग रह गई। उसके अलावा कुल 25 लोगों का ही स्टाफ था उसका, जिसमें एक मैनेजर, एक कैटेगरी हेड, 3 डिज़ाइनर, 10 मास्टर, 2 कैटेगरी असिस्टेंट, 1 मार्केटिंग, 2 ऑफिस बॉय, 1 अकाउंट्स, 1 फाइनेंस के, 3 डिलीवरी बॉय और 1 पेंट्री बॉय था। पूरा ऑफिस बिखरा हुआ सा लग रहा था। आधे से ज़्यादा स्टाफ तो आया ही नहीं था और जो आए थे वो काम को छोड़ या तो सोशल साइट्स खोल कर बैठे थे या मोबाइल या आपस में लगे हुए थे। शिप्रा के आने का किसी को पता नहीं था तो सब निश्चिंत थे। क्या हो रहा है यहाँ? जब शिप्रा ने गुस्से से भरी कड़क आवाज़ में कहा तो सब सामने देखने लगे। शिप्रा को देखकर सबके ही जोर का झटका लगा था। सब अपनी सीट से खड़े हो गए, उसे विश करने लगे। दिव्या, 5 मिनट में मुझे कैबिन में मिलो, शिप्रा ने सबको गुस्से से देखते हुए अपनी मैनेजर दिव्या से कहा और अपने कैबिन में चली गई।
जैसे ही उसके कैबिन का दरवाजा खोला तो गुस्से और हैरानी में उसकी आंखें फैल गई। कैटेगरी हेड सौम्या शिप्रा के चेयर पर बैठ किसी से फोन पर बात कर रही थी। शिप्रा को सामने देखकर वो भी शॉक्ड थी। उसने जल्दी से फोन रखा और चेयर से उठ खड़ी हुई। सौम्या, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बॉस की चेयर पर नहीं बैठते? शिप्रा ने गुस्से से उबलते हुए कहा। सॉरी मैम, वो मैं। सौम्या बोलने लगी तो शिप्रा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, गेट आउट। सौम्या हैरानी से बोली, जी। आई सेड लीव। शिप्रा ने जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा तो अंदर खड़ी सौम्या, दरवाजे पर खड़ी दिव्या, बाहर बैठा सारा स्टाफ भी कांप गए। शिप्रा हमेशा सबके साथ फ्रेंडली ही रहती थी, पर आज जो उसने देखा उसका गुस्सा होना लाजमी था। उसे आज समझ आया कि फ्रेंडली होने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सख्त होना भी जरूरी है। सौम्या दिव्या को गहरी नजरों से देखते हुए बाहर निकल गई और दिव्या के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। क्या है ये सब दिव्या? 15 दिन में तुम सबने मिलकर मेरे ऑफिस का कचरा कर दिया है। शिप्रा ने दिव्या को बैठने का इशारा करते हुए कहा। आई एम सॉरी मैम, पर यहाँ कोई बात ही नहीं सुन रहा। सब लोग एक टीम बन गए हैं और मुझे अकेला समझकर हैरास किया जा रहा है। दिव्या ने नम आंखों से कहा। तो तुम मुझे बता सकती थी ना? शिप्रा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैंने कॉल किया था आपको, पर आप बहुत ही परेशान लग रही थी और आपने बताया कि अर्जुन सर का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने आपको कुछ नहीं बताना ही ठीक समझा। मैं अपने लेवल पर हैंडल करने की कोशिश भी कर रही थी, पर इसीलिए काफ़ी कुछ बचा पाई हूँ। दिव्या ने भी उसे देखते हुए कहा। क्या मतलब? शिप्रा को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। मैम, सौम्या और सिरीन मिलकर सृजन के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनकी खुद की एक प्रोप्राइटरी फर्म में लाना चाहते थे। अपनी लीगल टीम से मिलकर मैंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स तो बचा लिए, पर कुछ छोटे जिन पर मैं ध्यान नहीं दे पाई वो उनके हाथ लग गए। दिव्या ने फिर उसे सारी स्थिति से अवगत कराया तो शिप्रा ने टेबल पर टिकाकर अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। दिव्या, जो ऑफिस आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, कल सुबह 11 बजे मुझे सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए शिप्रा ने कहा। मुझे सारे असाइनमेंट का स्टेटस बताओ और जो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में हैं या निकल गए हैं सबका पेपर वर्क भी दिखाओ। बोलकर उसने दिव्या को जाने का इशारा किया। और प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भिजवा देना। दरवाजे तक पहुंची दिव्या को शिप्रा ने कहा और अपनी नज़रें लैपटॉप पर शिफ्ट कर दी। श्रद्धा हॉस्पिटल थी और अर्जुन अकेला घर पर बोर हो रहा था। वो शिप्रा को बहुत मिस कर रहा था। बीते कुछ दिनों में शिप्रा ने उसके साथ मिलकर कई सारी वीडियो बनाई थी, जिन्हें देखकर वो अकेले ही मुस्कुरा रहा था। कहीं कहीं तो शिप्रा की ऊट-पटांग हरकतें देखकर उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। तभी एक वीडियो देखते हुए उसे 2 दिन पहले का वो सीन याद आ गया। शिप्रा को चाय बनानी थी तो वो बाहर बने बगीचे से तुलसी लेने गई थी। मुंबई में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी शुरू हो सकती है। उस वक्त भी बारिश शुरू हो गई। शिप्रा को भीगने का मन हुआ तो वो वहीं घूमते हुए डांस करने लगी। अर्जुन खिड़की से पास बैठा उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और शिप्रा का वीडियो बनाने लगा। शिप्रा को अजीबोगरीब तरीके से डांस करते देख उसे हंसी भी आ रही थी। तभी वहाँ की गीली हो चुकी मिट्टी में अचानक शिप्रा का पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। अर्जुन ने अपना मोबाइल वहीं खिड़की में रखा और बैसाखी के सहारे धीरे धीरे बाहर आने लगा। अब तक बारिश भी रुक चुकी थी। अर्जुन वहाँ पहुँचा ही था कि शिप्रा को देख उसे जोर से हंसी आ गई और शिप्रा उसे गुस्से से घूरने लगी। शिप्रा का पूरा चेहरा मिट्टी में सन गया था। वो बहुत ही भयानक लग रही थी और अर्जुन था कि बस हंसे ही जा रहा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही शिप्रा ने अपना चेहरा अर्जुन के चेहरे से रगड़ दिया और उसका चेहरा भी गंदा हो गया। अब हंसने की बारी शिप्रा की थी और गुस्सा करने की अर्जुन की। जब शिप्रा ने देखा कि अर्जुन उसे घूर रहा है तो वो वहाँ से भागने को हुई, पर अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नीचे से गीली मिट्टी उठा उसने शिप्रा के हाथ पर फेंक दी और फिर शुरू हो गई मिट्टी की होली। कुछ देर बाद दोनों ने वहीं पाइप लगाकर पानी वाली होली भी खेली। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनके ये खूबसूरत पल खिड़की में रखे उस मोबाइल में कैद हो रहे हैं। वो सब याद करते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। तभी उसका मोबाइल बजा और उसने एक ही रिंग में उसे उठा लिया। अगर इतना ही याद करना था, नहीं था ना? शिप्रा ने बोला तो अर्जुन हैरान रह गया। इसे कैसे पता? उसने मन ही मन बोला। कब से हिचकियां परेशान कर रही थी। अर्जुन के मन के सवाल को समझते हुए शिप्रा ने कहा तो अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब ज़्यादा मुस्कुराइए मत, अब जब मुझे भेजा ही है तो काम भी करने दीजिए। शिप्रा ने कहा तो अर्जुन अपना मोबाइल चेक करने लगा कि कहीं वीडियो कॉल तो नहीं है। अब कुछ बोलेंगे भी या फ़ोन को ही घूरेंगे? शिप्रा ने फिर से कहा। तुम तो खतरनाक होती जा रही हो शिप्रा।
बोलने का छोड़ो, सोचने तक का मौका नहीं दे रही। अर्जुन आंखें बड़ी किए ही बोला तो इतने स्ट्रेस्ड माहौल में भी शिप्रा के चेहरे पर स्माइल आ गई। लव यू एंड मिस यू, शिप्रा ने अचानक से कहा और अर्जुन के रिएक्ट करने से पहले ही फोन कट कर दिया। अर्जुन के कानों में वो शब्द अब भी गूंज रहे थे। मुस्कुराते हुए उसने फोन को देखा, धीरे से कहा लव यू टू एंड मिस यू थ्री। उसने अपने सीने से लगाए ऐसे ही सो गया। फोन रखकर शिप्रा ने भी नम आंखें और मुस्कुराते होठों के साथ अपने मोबाइल को देखा, जिसका वॉलपेपर अर्जुन और उसकी फोटो था। फिर उसे एक किस कर नीचे रख दिया और अपना काम करने लगी। श्रद्धा, मुझे कल एक कार और ड्राइवर अरेंज कर देना, खाना खाते हुए अर्जुन ने कहा तो युवराज और श्रद्धा दोनों उसे देखने लगे। फ्लैट पर जाना है, एक बार देख आऊँगा और अपना कुछ सामान भी ले आऊँगा, अर्जुन ने बिना उनके पूछे खुद ही जवाब दे दिया। अभी आप कहीं नहीं जा सकते भाई, ज़्यादा चलना मना है आपको, श्रद्धा ने साफ कह दिया। हाँ अर्जुन, तो मुझे बता ना क्या लाना है, मैं ले आऊँगा, युवराज ने अर्जुन को देखते हुए कहा तो श्रद्धा ने भी उसके समर्थन में अपनी हाँ मिला दी। मेरा दम घुट रहा है यहाँ श्रद्धा, प्लीज़ मुझे थोड़ा बाहर निकलने दो, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगा, अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा। शिप्रा के यहाँ नहीं होने का फ़ायदा उठा रहे हैं ना आप? ठीक है आप जाएं, पर मेरी एक शर्त है, श्रद्धा ने वहाँ से उठते हुए कहा तो युवराज और अर्जुन दोनों उसे हैरानी से देखने लगे, पर अलग अलग कारण से। युवराज श्रद्धा के हाँ करने से हैरान था तो अर्जुन ये सोचकर कि पता नहीं क्या शर्त होगी। एक मेल नर्स हर वक्त आपके साथ रहेगा, मंजूर? श्रद्धा ने अपना फैसला सुना दिया। कोई ऑप्शन है मेरे पास? अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा। जी नहीं, श्रद्धा ने पास आकर उसके गाल खींचते हुए कहा तो तीनों हंस दिए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर संजू को रत्ना ने बारे में बताऊं तो वो गिल्ट में आ जाएगा, और नहीं बताऊंगी तो उसकी ख्वाहिशें बढ़ती ही चली जाएंगी। नहीं नहीं, पहले मैं ही नरेन जी से बात कर लेती हूँ, फिर जो भी उनका फैसला होगा देखा जाएगा। अपने पलंग पर लेटी मीना जी छत को देखते हुए खुद ही सोचे जा रही थी। क्या बात है मॉम, देख रहा हूँ जब से आपको रत्ना के बारे में बताया है आप कुछ परेशान से लग रही हो। संजू जो पिछले कुछ समय से उन्हें नोटिस कर रहा था पलंग पर उनके पास बैठते हुए बोला। कैसे परेशान ना हो संजू, आखिर मेरा बेटा बहुत जल्दी पराया हो तो हो जाएगा, मीना जी ने बैठकर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला तो संजू को भी हंसी आ गई। मॉम, हमेशा सबसे पहले आप ही रहेंगी, बाकी सब बाद में, संजू ने नौटंकी करते हुए कहा तो मीना जी ने भी एक्टिंग करते हुए कहा। रहने दे, बहुत देखे हैं तुझ जैसे। मॉम, आप तो कितने बेनिफिट में हो ना, आपको एक बेटी चाहिए थी और अब देखो दो दो मिल जाएंगी, संजू ने मीना जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ ये बात तो तेरी सही है, मीना जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। शिप्रा का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। अपने हॉल के बालकनी में खड़ी वो आसमान में झिलमिलाते तारों को देख रही थी। एक तो वो सबसे दूर थी और दूसरा अपने ऑफिस का हाल देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। इतना अच्छा वातावरण और माहौल देने के बाद भी सारे स्टाफ से उसे धोखा ही मिला। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। मुझे याद कर रही थी। फ़ोन उठाने पर सामने से अर्जुन की आवाज़ आई। आपको मुझे अकेले नहीं भेजना था यहाँ अर्जुन, शिप्रा ने थोड़ी रुआंसी आवाज़ में कहा। क्या हुआ बच्चा, वहाँ सब ठीक तो है? तुम इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही हो? शिप्रा की आवाज़ सुन अर्जुन ने परेशान होते हुए पूछा। अर्जुन के ऐसा पूछते ही शिप्रा की रुलाई फूट गई, जिसे सुन अर्जुन और ज़्यादा विचलित हो गया। अच्छा चलो चुप हो जाओ, मैं अभी निकलता हूँ वहाँ के लिए, अर्जुन ने बेचैनी से कहा। नहीं अर्जुन, आप अभी इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, शिप्रा ने सुबकते हुए ही कहा। तो बताओ बात क्या है, अर्जुन ने अपनी बेबसी को छुपाते हुए पूछा। शिप्रा ने सुबकते हुए ही अर्जुन को सारी बात बताई तो अर्जुन को भी बुरा लगा। देखो शिप्रा, जिंदगी में हर तरह के लोग मिलते हैं और कॉर्पोरेट में तो ऐसी राजनीति चलती ही है, तो उन सबको थोड़ा इग्नोर कर, थोड़ा सबक सिखाकर और थोड़ा खुद सीख कर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, राइट? अर्जुन ने उसे प्यार से समझाया तो शिप्रा भी उसकी बात को कुछ कुछ समझ गई। खाना खाया तुमने? अर्जुन ने प्यार से पूछा तो शिप्रा ने कहा नहीं, मन नहीं है, अकेले अकेले नहीं खा पाऊंगी। अकेले क्यों, मैं हूं ना, अर्जुन ने स्टाइल से बोला। अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रहे, शिप्रा ने भी नौटंकी में इधर उधर देखते हुए कहा। तुम जल्दी से खाना रेडी करो, आज हम डेट पर चलते हैं, अर्जुन ने उसका मूड ठीक करने के इरादे से कहा। और तू वहाँ मैं यहाँ, किस सिनेरियो में ये कैसा पॉसिबल होगा मिस्टर अर्जुन राठी? शिप्रा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। शायद तुमने वर्चुअल डेट के बारे में नहीं सुना, मिस शिप्रांशी सिंह राठौर,
अर्जुन ने भी उसकी तरह ही कहा तो शिप्रा की आंखें चमक गई। कुछ ही देर में दोनों अपनी अपनी बालकनी में थे। अर्जुन के लिए श्रद्धा ने बालकनी में सारा अरेंजमेंट कर दिया था और शिप्रा ने भी अपनी बालकनी में सब सेट कर दिया था। श्रद्धा अर्जुन को ऑल दी बेस्ट बोलकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। शिप्रा भी तैयार थी। चांदनी रात, बिखरे गुलाब, साथ होने का एहसास, जगमगाते तारे, मोमबत्तियों से सजी मेज, बना रहे थे सब कुछ खास। और फिर वो ऑनलाइन आया। उसका सेटअप था बिल्कुल मेरी तरह, लाल पास्ता और एक ग्लास वाइन के साथ। सब कुछ इतना भव्य था। मैं लाल रंग में ही थी और वो नीले रंग में। हाँ, मैं सुंदर थी, लेकिन वो भी आकर्षक था। ओह प्रिय, मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा सका। हमने गले लगाया, हमने चूमा, हमने आनंद लिया और हमने यादें ताज़ा की। इसके साथ ही हमारा रात्रि भोज समाप्त हो गया। इसी के साथ ही हसीन वक्त गुजर गया। हमारे खूबसूरत लम्हों में एक लम्हा और जुड़ गया। अलग अलग होकर भी एक ही पल को जिया था हमने। ये चांद, तारे और आसमां इस बात की गवाही बन गया। हालांकि अर्जुन पहले ही डिनर कर चुका था, पर शिप्रा का मूड सही करने के लिए ही उसने ये सब किया था। और शिप्रा भी अपने दिन भर की सभी कड़वी बातें भूलकर इन लम्हों को जी रही थी। अगली सुबह शिप्रा जब उठी तो काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। रात की बातें याद आते ही उसके चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ गई। फिर जल्दी से रेडी होकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। आज के लिए उसने काफ़ी कुछ सोच रखा था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी सुबह नाश्ता कर एक नर्स के साथ अपने फ्लैट के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी हो रही थी, पर इस वक्त तो उसे कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसे इग्नोर कर उसने अपनी अलमीरा से ज़रूरी सर्टिफिकेट्स, पेपर्स और कुछ कपड़े लिए वहां से निकल गया। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था जो उसने किसी को नहीं बताया था, पर वो युवराज से सब डिस्कस करना चाहता था। इसीलिए वहां से सीधा उसकी होटल चला गया। युवराज अर्जुन को वहां देखकर पहले चौंका, फिर एक रूम खुलवाकर उसे लेटने के लिए कहा, क्योंकि वो काफ़ी देर से ही घूम रहा था। इतना हेक्टिक नहीं करना था अर्जुन, बता क्या बात है? अर्जुन ने उसके पास बैठते हुए पूछा। युव, मैंने यहाँ एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। बोलते हुए अर्जुन ने उसे वो सारी बातें बताई जो उसके और शिप्रा के बीच हुई थी। ठीक है, तो कुछ सोचा है तूने? शुरुआत कहाँ से करेगा? अर्जुन ने भी उसमें दिलचस्पी लेते हुए पूछा तो अर्जुन ने उसके हाथ में कुछ पेपर्स रख दिए। ये तो तेरे फ्लैट के पेपर्स हैं, इनका क्या करना है? युवराज को कुछ भी समझ नहीं आया था। ये फ्लैट बेचकर मैं एक कमर्शियल जगह खरीदना चाहता हूँ जहाँ हम हमारी कंपनी खोल सकें। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा। पागल हो गया है तू? हम सब जानते हैं तू इस घर से कितना जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम और कुछ सोच लेंगे। शुरुआत में रेंट पर भी ले सकते हैं। युवराज ने वहाँ से उठते हुए थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। नहीं युवराज, ज़्यादा ज़रूरी ऑफिस है। हमारी ही वजह से उन जगह की वैल्यू बढ़ती है और वो हमारा ही रेंट बढ़ा जाते हैं। हो सकता है हम बाद में इसे लेना अफोर्ड भी ना कर पाएँ। इसीलिए मैं ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ जहाँ ऑफिस और घर दोनों का काम हो जाए। रही बात उस फ्लैट से मेरे अटैचमेंट की, तो मैं सिर्फ अपने परिवार से जुड़ा हूँ और मेरा परिवार तुम लोग हो। इसलिए जहाँ तुम सब रहोगे वही जगह मुझे सबसे प्यारी है। अर्जुन ने उठकर युवराज का हाथ पकड़ उसे वापस बिठाते हुए प्यार से समझाया। शिप्रा नहीं मानेगी, युवराज ने एक और कोशिश करते हुए कहा। वो मेरी प्रॉब्लम है, उसे कैसे मनाना है। अर्जुन ने भी उसे देखते हुए कहा। मेरी बहन के भोलेपन का फ़ायदा उठाना है? युवराज ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए धीमी आवाज़ में कहा तो अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अर्जुन। युवराज ने अगले ही पल अर्जुन को झट से गले लगाते हुए कहा। कोई जगह है दिमाग में? अर्जुन ने फिर से अलग होते हुए पूछा। हाँ, एक ऐसी जगह है जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से भी सही है और मेरे बजट में भी है। ब्रोकर को बुलाया है मैंने, आता ही होगा। अर्जुन ने कहा तो युवराज उसे देखता रह गया। युवराज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। बड़ा फास्ट है यार तू। इतने में ही रिसेप्शन से फ़ोन आ गया कि कोई उनसे मिलने आया है। अर्जुन और युवराज पहले ब्रोकर से मिले और जल्दी ही डील फाइनल करवाने को कहा। युवराज को भी कल दिल्ली जाना था, तो वो और अर्जुन वहाँ से शाम को जल्दी ही घर निकल गए। रत्ना के पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए आज वो घर पर ही थे। अपने कमरे में बैठी वो अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल करने लगती, फिर घंटे जाने से पहले ही कट कर देती, फिर डायल करती, फिर कट कर देती। ऐसा उसने तकरीबन 10 बार करा। फिर झुंझला कर फ़ोन एक तरफ पटक कर लेट गई कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बज गई। स्क्रीन पर संजू का नाम देखकर वो शॉक्ड रह गई। धड़कते दिल के साथ उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई। अगर किसी से बात करने का मन हो तो कॉल कर लेनी चाहिए, संजू ने ठंडी आवाज़ में कहा। पर मुझे तो किसी से बात नहीं करनी थी,
रत्ना ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा जी, तो फिर बार बार कॉल क्यों लगाया जा रहा था? संजू ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा तो रत्ना सोचने लगी कि इसे कैसे पता। मैडम, आपके पास शायद जियो का नंबर है, इसीलिए डायल करते ही सामने वाले को खबर हो जाती है, तो कोई बहाना ना बनाएं, आप पकड़ी जा चुकी हैं। रत्ना की आवाज़ ना आने पर संजू ने कहा तो रत्ना झेंप गई और जल्दी से फ़ोन रख दिया। संजू उसकी इस हरकत पर हंस दिया और उसे दोबारा फ़ोन किया। कल मॉम आपके घर आएंगी हमारे रिश्ते की बात करने, संजू ने शांत लहजे में कहा तो एक बार फिर रत्ना का दिल धड़क उठा। अभी तक तो उसने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। और शादी, हालांकि वो भी संजू को पसंद करती थी और शादी के अरमान तो उसके दिल में भी थे। उसकी माँ की आखिरी इच्छा भी तो यही थी कि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। यह सोचते हुए ही उसकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। संजू, रत्ना ने रोंदे हुए गले से कहा तो संजू ने अपनी आंखें बंद कर दी। कितना अच्छा लगता है उसे अपना नाम रत्ना के मुंह से एक ही पल में जाने वो जन्नत की सैर कर आया हो। आप भी मुझे पसंद करती हैं, जानता हूँ, कभी कहेंगी नहीं ये भी जानता हूँ। आपसे शादी करके हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, वो भी जल्द से जल्द। तो तैयार रहिएगा, कल आपकी सासू माँ आ रही हैं आपसे मिलने। बोलकर संजू ने फ़ोन रख दिया और रत्ना टपकती आंखें और मुस्कुराते होंठ के साथ अभी भी फ़ोन को ही देख रही थी। कोई उसे इसका दर भी समझेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। श्रद्धा, युवराज दोनों खामोशी से चूल्हे पर बैठे थे। कुछ बोलोगी नहीं? वहाँ पसरी खामोशी को तोड़ते हुए युवराज ने कहा। क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, श्रद्धा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा। युवराज ने अपना एक हाथ श्रद्धा के हाथ पर रख दिया तो श्रद्धा भी उसे देखने लगी। जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर भी बिल्कुल वही बवंडर घूम रहा है, युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो श्रद्धा ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। कुछ ठीक नहीं लग रहा युवराज, हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, पर अजीब सी बेचैनी हो रही है। श्रद्धा ने वैसे ही सर रखे उसे कहा। सब अच्छा होगा श्रद्धा, मैं हूँ ना। वैसे भी मैंने सोच रखा है कि दिल्ली जाकर माँ से अपने बारे में और शिप्रा अर्जुन के बारे में भी बात करूँगा, युवराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। तो श्रद्धा ने अपना सर उसके कंधे से हटाया और उसे देखने लगी। युवराज, माँ मान तो जाएंगी ना? श्रद्धा ने धड़कते दिल के साथ पूछा तो युवराज की सांस एक पल के लिए रुक गई, पर अगले ही पल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वो बोला, फेवरेट हो तुम उनकी, ऐसे कैसे नहीं मानेंगी? अगले ही पल श्रद्धा उसके गले लग गई और भरी हुई आंखों से बोली, जल्दी आना, इंतज़ार करूंगी आपका। युवराज उसकी बेचैनी समझ रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल पाया, पर श्रद्धा को अपनी बाहों में समेटे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन युवराज सुबह जल्दी ही निकल गया था। श्रद्धा भी उदास से हॉस्पिटल चली गई और अर्जुन बिल्डर से मिलने। संजू आज बहुत खुश था। श्रद्धा के कैबिन में आकर वो उसे गोल गोल घुमाने लगा। क्या बात है, आज इतना चहक क्यों रहा है? रिश्ता पक्का हो गया है क्या? श्रद्धा ने उसे रोककर अपने चेयर पर बैठ गहरी सांस लेते हुए पूछा। यार, तुम लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हो, हमेशा सही जगह पहुंच ही जाती हो, संजू ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। क्या संजू, तेरा रिश्ता तय हो गया? अपने चेयर से उठते हुए तेज आवाज में श्रद्धा ने कहा। तो संजू ने अपने कान में उंगली डाल दी। कितना चिल्लाती है तू श्रद्धा, रिश्ता तय नहीं हुआ है, माँ जा रही है उसके घर बात करने, संजू ने उसे वापस से बिठाते हुए कहा। वाह संजू, कितना अच्छा होगा ना, तेरी शादी होगी, वो भी रत्ना से, मैं तो बहुत खुश हूँ, श्रद्धा ने उठकर उसे गले लगाते हुए कहा। श्रद्धा, सब सही होगा ना? श्रद्धा से अलग होते हुए संजू ने बेचैनी से पूछा तो श्रद्धा मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा होगा, तो चिंता मत कर, आंटी जा रही है ना उनसे मिलने, श्रद्धा ने उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा। कॉन्फ्रेंस हॉल में सारा स्टाफ इकट्ठा हो चुका था और सब शिप्रा के ही आने का इंतजार कर रहे थे। सबको थोड़ी टेंशन भी थी कि आखिर उन्हें ऐसे क्यों बुलाया गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबके खुसर पुसर के बीच शिप्रा ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा तो सब उस ओर देखने लगे। आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, उम्मीद नहीं थी कि सब आएंगे। आज तक आप सभी ने इस कंपनी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद नहीं कहूँगी, क्योंकि उसके लिए आप सबको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, पर हाँ, पिछले 15 दिनों में जो कुछ आपने किया उसके लिए मैं ज़रूर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, शिप्रा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो सबकी नज़रें नीची हो गई। अरे, आप सब तो शर्मिंदा हो गए, पर मैं सच में आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, मुझे ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देने के लिए। मुझे ये छोटा सा नुकसान देकर आपने बड़े नुकसान से बचा लिया, शिप्रा ने आगे कहा तो बाकी सब अब उसे हैरानी से देखने लगे। खैर, ये तो हो गई आप सबकी तारीफ,
अब मुद्दे की बात यह है कि ये ऑफिस 1 महीने बाद ही मुंबई शिफ्ट हो रहा है, तो 1 महीना है आप सबके पास नई नौकरी ढूंढने के लिए और यहाँ के सारे असाइनमेंट पूरे करने के लिए। और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सैलरी और फाइनल सेटलमेंट भूल जाइए। बोलकर शिप्रा ने सबकी तरफ देखा, जिनमें फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई थी। आई थिंक सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से काम पर लग जाइए, शिप्रा से कहते हुए हॉल से बाहर निकलकर अपने कैबिन में आ गई। आई होप जो मैं कर रही हूँ वो सही हो, शिप्रा ने खिड़की के पास खड़े हो नम आंखों से आसमान में देखते हुए कहा। इस सप्ताह रजिस्ट्री हो जाएगी, बिल्डर ने अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्री परसों ही हो, ताकि मैं इस भरकर काम शुरू करवा सकूँ, अर्जुन ने बिल्डर से कहा। लोन प्रोसेस में भी तो टाइम लगेगा सर, बिल्डर ने फिर से कहा। अर्जुन ने विश्वास से कहा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा। फिर बिल्डर ने भी कुछ नहीं कहा और वो ब्रोकर के साथ वहाँ से चला गया। अर्जुन ने वहीं खड़े होकर उस जगह को एक बार फिर ध्यान से देखा और सोचने लगा, ये हमारा सपना है शिप्रा, और इसे पूरा करने में मैं देर नहीं करना चाहता। आई होप तुम समझोगी और मेरा साथ दोगी। कोई परेशान था तो कोई किसी चिंता या उलझन में था। किसी को आज जो होने वाला है उसकी चिंता थी, तो किसी को आने वाले कल की। रत्ना भी सुबह से बहुत परेशान थी, पर युवराज की अनुपस्थिति में उसका होटल जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो चली तो गई, पर उसका मन वहाँ नहीं लगा था। सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। शाम को संजू की मॉम घर आ जाएंगी, पापा को मैंने अभी तक कुछ बताया भी नहीं और बताऊंगी भी क्या। अपने कैबिन में बेचैनी से घूमती हुई रत्ना युवराज से फ़ोन पर बात कर रही थी। युवराज भी दिल्ली पहुंच चुका था और हॉल में ही बैठा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था, जो पड़ोस में ही कहीं गई हुई थी। रत्नू 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 शांत हो जा, पहले ये बता तो उसे पसंद तो करती है ना, युवराज ने उसे शांत करते हुए पूछा, तो रत्ना खामोश हो गई। रत्ना की खामोशी में युवराज उसकी हाँ समझ चुका था। उसने आगे कहा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। देख, सबसे बड़ा काम तो संजू ने कर ही दिया है, अपनी माँ को कन्विंस करके। आगे का काम अब अपने पापा और उसकी माँ पर छोड़ दे। रत्ना ने भी अब अपने आप को तैयार कर लिया था। युवराज फ़ोन रखकर मुड़ा तो सामने अपनी माँ को देखकर खुश हो गया। वो जल्दी से उनके गले लग गया तो अनामिका जी भी आंखों में आंसू आ गए। फिर उससे अलग हो वो युवराज को देखने लगी। आखिर कितने दिनों बाद वो उसे देख रही थी। मैंने आपको बहुत मिस किया माँ, युवराज ने अपनी माँ के गाल पकड़ खींचते हुए कहा, तो अनामिका जी ने मुंह बनाकर उस पर अपने हाथ से धीरे से मार दिया। हाँ, इसीलिए यहाँ नहीं आने के बहाने बना रहा था, अनामिका जी ने अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। नहीं माँ, बहाना नहीं, वहाँ सच में बहुत काम था, और फिर शिप्रा भी बेंगलोर चली गई थी, युवराज ने भी उनके पीछे ही आते हुए कहा। शिप्रा चली गई? वो मिलने भी नहीं आई और बताया भी नहीं, अनामिका जी ने हैरानी से पूछा। इतने दिन से उसका काम काफ़ी सफ़र हो रहा था, इसीलिए हमने ही भेज दिया, युवराज ने भी उनके पास बैठते हुए कहा। पर बात तो कर ही सकती थी। खैर, कैसी है वो और दुबली तो नहीं हो गई? बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है वो अपना, अनामिका जी ने चिंता जताते हुए पूछा। दुबली? खा खा कर गोलगप्पा हो रही है, युवराज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तो अनामिका जी को हंसी आ गई। अपने बच्चों को पहले के जैसा देखकर वो बहुत खुश थी। वैसे माँ, शिप्रा गलत ही कहती है कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करती हो, युवराज ने मुंह बनाते हुए कहा, तो अनामिका जी उसे हैरानी से देखने लगी। जब से आया हूँ बस शिप्रा के ही बारे में पूछे जा रही हो, जो सामने है उससे भी तो पूछ लो, उसे भी भूख लगी होगी, युवराज ने झूठी नाराज़गी से कहा, तो अनामिका जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। मैं तो भूल ही गई, तो फ्रेश हो जा, तब तक मैं तेरे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ, अनामिका जी ने उठकर किचन की ओर जाते हुए कहा। कुछ देर बाद युवराज डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे मज़े से पराठे खा रहा था। आपको पता है माँ, श्वेता बिल्कुल आपके जैसा खाना बनाती है, युवराज खाते हुए ही बोला, तो किचन से आती अनामिका जी के कदम वहीं रुक गए और दरवाजे पर खड़े विशाल जी उन्हें देखने लगे। जब युवराज को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा। सामने विशाल जी को देखकर वो उठकर उनके गले लग गया। कैसे हो बेटा, और अर्जुन कैसा है अब, विशाल जी ने पूछा, तो युवराज ने वापस बैठते हुए कहा। अर्जुन अब काफ़ी बेटर है और मैं तो आपके सामने ही हूँ। और श्रद्धा कैसी है, विशाल जी ने अनामिका जी को देखते हुए ही पूछा, जो बिना किसी भाव के उन्हें देख रही थी। युवराज ने अपनी नज़रें उन दोनों पर घुमाई और उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। वो ठीक है पापा, बहुत अच्छी डॉक्टर और बहुत अच्छी कुक भी बन गई है, बोलते हुए युवराज ने अपनी माँ को देखा, तो वो भी उसे देखने लगी। शाम को रत्ना अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार थी।
अपने पापा को उसने बस इतना बताया कि कोई गेस्ट उनसे मिलने आ रहे हैं। माँ और कोई बहन तो थी नहीं, तो घर की सफाई और खाना बनाने की भी सारी जिम्मेदारी उसी की थी। सब कुछ रेडी करवाकर वो हॉल में ही परेशान होकर घूम रही थी। कभी कुशन ठीक करती तो कभी खुद को आईने में देखती। सोफे पर बैठे उसके पापा ये सब नोटिस कर रहे थे। वो इतना तो समझ चुके थे कि जो भी आ रहे हैं वो बहुत खास हैं। आज वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी। अगर वो होती तो शायद अभी का माहौल कुछ और होता। अपनी माँ की फोटो देखते हुए उसकी आंखों से चंद बूंदें आंसुओं की लुढ़क गई, जिन्हें नरेन जी ने देख लिया था। माँ के जितना ना सही, थोड़ा बहुत तो समझता ही हूँ तुम्हें। बहुत प्यारी लग रही हो, इसीलिए घबराओ मत, सब अच्छा होगा। रत्ना की मनोस्थिति को समझते हुए नरेन जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो वो उनके सीने से लग गई कि तभी डोर बेल बजी, जिसकी आवाज़ सुन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। नरेन जी के इशारा करने पर अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछ एक बार फिर खुद को आईने में देख वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंची और एक सांस लेकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े शख्स को देख उसकी सारी भावनाएं एक तरफ हो गई और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आप? दरवाजे पर खड़ी मीना जी को देखते हुए रत्ना ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मीना जी ने सधी हुई आवाज़ में कहा तो रत्ना ने बिना किसी भाव के अपना सर हिला दिया और दरवाजे से हटकर एक तरफ हो गई। कौन है बेटा? इतनी देर उसे दरवाजे पर ही बात करते देख नरेन जी वहाँ आ ही रहे थे कि मीना जी अंदर आ चुकी थी। नमस्ते भाई साहब। मीना जी ने नरेन जी को नमस्ते किया, पर नरेन जी अब भी हैरानी से उन्हें देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये यहाँ आई क्यों। आप दोनों के मन में उमड़ रहे सवालों को मैं समझ सकती हूँ। मीना जी का लहजा एकदम शांत था। सोफे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने आगे कहा, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? नरेन जी ने कुछ नहीं कहा, बस हौले से अपनी गर्दन हिला दी और दोनों बैठ गए। रत्ना अब भी खड़ी उनके भावों को समझने की कोशिश कर रही थी। इन सब के बीच संजू और उसकी माँ के बारे में तो वो भूल ही चुकी थी। देखिए भाई साहब, जो कुछ भी हुआ, मीना जी बोल ही रही थी कि नरेन जी ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता आप यहाँ ये बात करने आई होंगी भाभी, इसीलिए जो भी बात है खुल कर कहिए। नरेन जी के इस तरह से बात करने पर मीना जी की हिम्मत एक पल को टूटने लगी, पर अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने एक नज़र रत्ना को देखा जो अब भी हैरानी से उन्हें ही देख रही थी और कहा, ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। अपने गले से थूक गटक धड़कते दिल के साथ उन्होंने रत्ना को देखते हुए कहा, आपकी बेटी रत्ना का हाथ मैं अपने छोटे बेटे संजय के लिए मांगने आई हूँ। क्या? बोलते हुए नरेन जी उठ खड़े हुए और उनके साथ ही मीना जी भी, पर रत्ना का जो चेहरा अब तक भावहीन था उस पर अब कई सारे भाव एक साथ आ गए। ये कह पाना मुश्किल था कि वो भाव कैसे थे, हैरानी के, गुस्से के, नफरत के या लाचारी के। एक बार आप लोग मेरी बेटी को ठुकरा चुके हो और फिर किस मुँह से आज दोबारा आप यहाँ आई हैं? नरेन जी ने तेज़ आवाज़ में कहा, हमने रत्ना को कभी नहीं ठुकराया भाई साहब, और ठुकराती भी कैसे? आखिर ये मेरे दिवंगत पति की पसंद है। रत्ना के जन्म पर ही उन्होंने इसे अपनी बहू बनाने की सोच ली थी। और मीना जी ने भी थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, पर आप मेरे दोस्त का क्या वादा नहीं निभा पाई। खैर, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इस रिश्ते की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खोया है। नरेन जी ने नम आंखों से कहा, ऐसा मत कहिए भाई साहब, उस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। यकीन मानिए, भाभी के जाने के बाद मुझे भी बहुत दुख है और शायद यही वजह थी कि मैं दोबारा कभी आपके सामने नहीं आ पाई। बोलते हुए मीना जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पर आज मैं अपने पति का वादा और भाभी का सपना दोनों अपने साथ लाई हूँ। प्लीज़ हाँ कह दीजिए, रत्ना को मुझे सौंप दीजिए। मीना जी ने अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा। रत्ना को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसके जहन में इतना शोर था कि बाहर क्या बात हो रही है वो सुन ही नहीं पा रही थी। पर हाँ, मीना जी की आखिरी बात पर ज़रूर उसने कान खड़े हो गए और वो अपनी भरी हुई आंखों से दिखती उनकी धुंधली छवि को आश्चर्य से देख रही थी। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी, वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसीलिए ना उनका वादा मायने रखता है और ना ही उनका सपना। नरेन जी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। संजू प्यार करता है रत्ना से और शायद रत्ना भी। मीना जी बोल ही रही थी कि नरेन जी ने तीखे स्वर में कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। इसकी शादी का कार्ड मैं खुद आपको देने आऊँगा। आखिर एक और भी रिश्ता है हमारा, तो आइएगा ज़रूर। बोलते हुए नरेन जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। रत्ना हैरानी से अब अपने पापा को देखने लगी। एक ही पल में सब कुछ उजड़ गया था। कितनी खुश थी वो कुछ देर पहले तक, पर उसे क्या पता था कि ये खुशी और उसकी वजह ही झूठी थी।
वो अब भी अपनी ही सोच में मगन थी कि मीना जी ने उसका ध्यान खींचा। अपने भाई को उसके प्यार से मिलाने के लिए सबसे बगावत पर उतर आया था वो। तुम सोच भी नहीं सकती अपने प्यार के लिए वो किस हद तक जा सकता है। मीना जी ने रत्ना के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा और अपने आंसू पोंछती हुई तेज कदमों से वो घर से बाहर निकल गई। रत्नू, नरेंद्र जी ने बोला ही था तब तक रत्ना भागते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब तक नरेंद्र जी भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि दिन भर से जो तैयारियां रत्ना कर रही थी वो किसके लिए थी। वो समझ चुके थे कि आज एक बार फिर उनकी बेटी का दिल टूटा है, पर वो किसी हाल में अपनी बेटी की शादी अब उस घर में नहीं करना चाहते थे। युवराज की बातों से, अनामिका जी और अनामिका जी के व्यवहार से युवराज दोनों बहुत विचलित थे। वो अब और देर नहीं करना चाहता था, इसीलिए अनामिका जी से बात करने की सोच वो उनके कमरे में गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? युवराज ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा तो अनामिका जी और विशाल जी दोनों उस ओर देखने लगे। लगता है कोई तुम्हें मैनर्स सिखा रहा है, विशाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो युवराज भी हंसते हुए अंदर आ गया और उनके पास बैठने को हुआ और बोला, वो क्या है ना, आप लोगों का प्राइवेट मोमेंट में स्पॉइल नहीं करना चाहता था। तुम्हारी माँ बैठती ही कब है मेरे पास? विशाल जी ने अनामिका जी को देखते हुए कहा जो उनकी बातों पर धीमे धीमे से मुस्कुरा रही थी। माँ पापा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, युवराज ने अपनी माँ को देखते हुए कहा। अनामिका जी समझ ही रही थी कि वो क्या बात करना चाहता है, इसीलिए वो बहाना बनाते हुए उठी और बोली, आप लोग बात कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। उन्होंने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि युवराज ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया। अनामिका जी ने पीछे मुड़कर हैरानी से युवराज को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। युवराज ने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद उनके घुटनों के बल बैठ गया। इस बीच अनामिका जी भी अपने आप को वहाँ जो होने वाला था उसके लिए तैयार कर रही थी। क्या बात है माँ, आप कब से मुझसे बात ना करने के बहाने ढूंढने लगी? अनामिका जी के हाथ अब भी युवराज के हाथ में थे। ऐसा कुछ नहीं है युग, वो उससे नजरें चुराते हुए बोल ही रही थी कि युवराज बनावटी हंसी हंस दिया। आज पहली बार आपने मुझे युग कहा है माँ, और बोल रही है कि कोई बात नहीं है। युवराज ने उनका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। विशाल जी तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, वो चाहते थे कि आज ये दोनों खुलकर बात करें, इसीलिए वो बोलते हुए उठे। मैं बाहर ही हूँ, तुम दोनों बात करो, युवराज ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। जो बात मुझे करनी है उसके लिए आप दोनों ज़रूरी हैं पापा, युवराज ने कहा तो विशाल जी फिर से बैठ गए। आप दोनों को अर्जुन कैसा लगता है? युवराज ने एक ही अलग बात कह दी, जिससे दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। अर्जुन बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? विशाल जी ने पूछा और अनामिका जी के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो भी यही पूछना चाहती हैं। शिप्रा और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करते हैं, युवराज ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा। युवराज की बात सुन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी अर्जुन बहुत पसंद है, तो उनके पापा का नंबर दे, हम कल ही बात करेंगे। अनामिका जी बहुत खुश थी। फिर उन्होंने विशाल जी की ओर देखते हुए कहा, ठीक कह रही हूँ ना मैं, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी बच्चों की ज़िंदगी का फैसला तो तुम ही लोगी, विशाल जी ने व्यंग्य में कहा तो अनामिका जी की नज़रें झुक गई। युवराज गौर से उन दोनों को देख रहा था। अर्जुन के बाबा भी इस दुनिया में नहीं है माँ। जब युवराज ने कहा तो दोनों को बहुत बुरा लगा। माँ, श्रद्धा और मैं, युवराज फिर अपने और श्रद्धा के बारे में बोल ही रहा था कि अनामिका जी ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, हम कल बात करेंगे। बस करो माँ, आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? सब समझ रहा हूँ मैं, आपका बात टालना भी और आपकी श्रद्धा से बेरुखी भी, युवराज ने खड़े होते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा। अब अनामिका जी को भी गुस्सा आ गया था। तो मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता युवराज, वो भी उस लड़की के लिए। श्रद्धा, श्रद्धा नाम है उसका माँ। युवराज को भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, जिस पर अनामिका जी ने उससे अपनी नजरें हटा ली। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को शांत किया। वो फिर से अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, हो क्या गया है माँ आपको? आप ऐसे तो थी ही नहीं। आपने एक बार भी श्रद्धा के बारे में नहीं पूछा, और तो और उसके नाम से भी। क्या बात है माँ, ये तो पूछ रहा है कि बात क्या है। 9 साल कम नहीं होते युवराज। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि उसके पीछे सब कैसे जी रहे हैं। अनामिका जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और आगे बोली, तो सोच भी नहीं सकता युवराज, क्या गुजरी थी मुझ पर जब तुझे हॉस्पिटल में जिंदगी से मौत और मौत से जिंदगी का सफर तय करते देखा।
क्या गुस्सी थी मुझ पर जब पल पल तुझे तड़पते देखा, जब तू पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, जब मेरे बच्चों की जिंदगी रुक गई थी पर वो अपनी जिंदगी में खो गई थी। क्या एक बार भी उसे तेरा ख्याल नहीं आया, मेरा ख्याल नहीं आया? माँ बोलती थी ना वो मुझे, बिना मुझसे मिले चली गई। मेरी क्या गलती थी युवराज? बोलते हुए अनामिका जी रो पड़ी और विशाल जी की भी आंखें नम हो गई। आखिर गलत क्या कहा था उन्होंने? युवराज की भी आंखों से आंसू निकल आए। उसने झट से अपनी माँ को गले लगा लिया और उन्हें चुप कराने लगा। उसे एहसास हो गया कि अपनी गलती का माँ अब वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। युवराज ने उनके बालों को सहलाते हुए कहा, पहली बार हो तो गलती होती है, दोबारा हो तो उस इंसान की फितरत होती है, और फितरत कभी नहीं बदलती। युवराज से अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए अनामिका जी से कहा, वो नादान थी माँ। युवराज ने फिर से श्रद्धा का पक्ष लिया। तो मुझसे कितना प्यार करता है युवराज? अनामिका जी ने उसकी आंखों में देखते हुए एक अलग ही सवाल कर लिया। ये कैसा सवाल है माँ? युवराज उनके सवाल को समझने की कोशिश कर रहा था। विशाल जी की बोहें सिकुड़ गई, मानो वो उनके सवाल का मतलब समझ चुके हों। तू मुझसे कितना प्यार करता है? अनामिका जी ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए अपने सवाल को दोहराया। खुद से ज्यादा, शायद सबसे ज्यादा, पता नहीं। ये सवाल मेरे दिल में कभी आया ही नहीं। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? अब युवराज का दिल धड़क रहा था। उसने बेचैन होकर अपनी माँ से पूछा, कुछ मांगूं देगा? अनामिका जी ने अपना एक हाथ आगे कर दिया। आपके लिए कुछ भी माँ। युवराज ने भी बिना कुछ सोचे तपाक से उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और विशाल जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्हें जिस बात का डर था वही हो रहा था। मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है और वो लड़की श्रद्धा नहीं है। बोल, करेगा मेरी पसंद से शादी? देगा ये हक मुझे? अनामिका जी ने बिना उससे नजरें मिलाए कहा। युवराज के हाथों की पकड़ अपनी माँ के हाथों से छूट गई। वो भरी हुई आंखों से अपनी माँ को हैरानी से देख रहा था। जान मांग लो माँ, दे दूंगा, पर अपाहिज ना करो। युवराज ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं या श्रद्धा? पूरी रात है तेरे पास, सोच कर जवाब देना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खाई और कुएं के बीच खड़ा करके पूछ रहे हो कि किसी एक को चुन लूं? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। युवराज ने बहती आंखों से फीका मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज़ माँ मत करो ऐसा। युवराज ने उनका हाथ पकड़ लिया, पर अनामिका जी आज मानो पत्थर बन चुकी थी या बनने की कोशिश कर रही थी। गुड नाइट बोलकर अनामिका जी ने अपनी नज़रें फेर ली। युवराज ने भरी आंखों से एक बार उन्हें देखा, फिर अपने पापा को जो बहुत ही बेबस दिखाई दे रहे थे, और अपने आंसू पोंछता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। क्या होगा आगे? क्या मान जाएंगे युवराज की मॉम, या किसी और लड़की से ही शादी करने पर युवराज को मजबूर करेंगी?